Investment in securities are subject to market risk. Please carry out your due diligence and read all the related documents carefully before investing. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। अब एक ऐसा फैक्टर जो तुम्हें बताएगा कि कंपनी वास्तव में कितनी बेहतरीन है। आप लोगों ने अकाउंट्स में कैश फ्लो पढ़ा हुआ है? कितने लोगों ने पढ़ा हुआ है कैश फ्लो? तो ये जो कैश फ्लो है ना, ये कंपनी की आत्मा है, ठीक है। और ये जो आत्मा है ये आपसे झूठ नहीं बोलेगी, यानी कंपनी के अंदर क्या मैनिपुलेशन हो रही है यहाँ से पता चलता है। कैश फ्लो आप लोग जानते हैं 3 तरह का होता है, कौन सा? शाबाश, इन्वेस्टिंग कैश फ्लो, फाइनेंसिंग कैश फ्लो और ऑपरेटिंग कैश फ्लो। तो अब कैश फ्लो क्या होता है? जो कंपनी में पैसा आया उसे हम कहते हैं इनफ्लो, और जो कंपनी से पैसा गया उसको हम बोलते हैं आउटफ्लो। अब कंपनी में जो पैसा आता है ना, 3 फ्लो से आता है। सबसे पहला फाइनेंसिंग, आपने उधार लिया, कंपनी में पैसा आ गया, उधार चुकाया, कंपनी से पैसा चला गया। उधार लेकर आपने इन्वेस्टमेंट किया तो पैसा चला गया, उस इन्वेस्टमेंट को लिक्विडेट किया तो पैसा वापस आ गया। कंपनी के जो कोर बिजनेस से आप इनकम करते हो वहाँ से जब पैसा आता है तो उसे कहते हैं ऑपरेटिंग कैश फ्लो। और जब वो पैसा नहीं आता, जैसे आपने सेल्स तो कर दी पर आपका रेवेन्यू नहीं आया, तो ये जो ऑपरेटिंग कैश फ्लो है वो नेगेटिव हो जाता है, ठीक है, जिसे हम आउटफ्लो तो नहीं क्या बोलते, नेगेटिव कैश फ्लो बोलते हैं। अब यहाँ पर तीनों में से सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है पता है? ये उधार लेना आपके हाथ में है, इन्वेस्टमेंट करना आपके हाथ में, पर ऑपरेटिंग कैश फ्लो आपके हाथ में नहीं है। ऑपरेशन से पैसा जनरेट करना क्या आपके हाथ में है? डिमांड के हाथ में। तो ये चीज़ एक्चुअली में क्या बता रही है आपको कि कंपनी सही डायरेक्शन में काम कर रही है या नहीं। ये तो मैनिपुलेटिव आइटम है ना दोनों। आपने 100 करोड़ का लोन ले लिया, उससे 100 करोड़ की बिल्डिंग खरीद ली या मशीन खरीद ली, ये आप खुद तय करेंगे। मशीन बेच दी, बिल्डिंग बेच दी, पैसा रेज कर लिया, आप तय करेंगे। लोन ले लिया, आप तय करेंगे। बट जो आपका कोर प्रोडक्शन है, उससे जो सेल्स हो रही है, उससे जो पैसा आ रहा है, वो आपके हाथ में कहाँ है? अगर आपके ही हाथ में है तो कंपनी को कितना भी बड़ा बना लोगे आप। तो ये जो ऑपरेटिंग कैश फ्लो होता है ना, ये आपको सच्चाई बताता है कि कंपनी कितना अच्छा काम कर रही है, ठीक है। तो हम इन दोनों को इंपॉर्टेंस नहीं देते, केवल और केवल इसको इंपॉर्टेंस देते हैं, और ये कंपनी की आत्मा है। अगर कोई भी, और ये ईयर ऑन ईयर जनरेट होता है बैलेंस शीट पर, तो कोई भी ऑपरेटिंग कैश फ्लो किसी भी कंपनी का जब 20 से 25% इंक्रीज करता है तो वो कंपनियां मल्टी बैगर बनती हैं आगे चलकर, और लगातार 3 से 5 साल तक अगर ग्रो करता है तो भी मल्टी बैगर बनती हैं। तो एक मल्टी बैगर शेयर को सेलेक्ट करने का ये अच्छा फॉर्मूला है। ऑपरेटिंग कैश फ्लो जिनका बढ़ता है वो कंपनियां बहुत अच्छा करती हैं। और अभी मैं तुमको दिखाऊंगा कि जिन कंपनीज का 50 से 100% बढ़ रहा है 3 साल का, वो कंपनियों के प्राइस 10-10 गुना हो गए हैं, तुम खुद देखोगे, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा एकमात्र ऐसा फैक्टर जिसको देखकर मैं ये डिसीजन लेता हूँ कि मुझे शेयर खरीदना है या नहीं, ये भी होता है, ठीक है। CAGR, कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोथ रेट, ठीक है। ये आपको शेयर के प्राइस पर देखना है, ठीक है, कंपनी के शेयर के प्राइस पर। अब इसे मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं। तो आपने देखा कि आज से 3-4 साल पहले जो ITC का शेयर था ना, वो मूवमेंट नहीं करता था, मूव नहीं करता था। तो सब लोग मीम्स बनाने लगते थे ITC के शेयर पे कि बाय ITC 200 रुपये, टारगेट 200 रुपये, SL 200 रुपये, ये जोक भी है ना। पर आज तो ITC डबल हो चुका है ना। अब आपने देखा कि ITC ने 2 साल तक कंसोलिडेशन किया, और इस तरह का कंसोलिडेशन कि हर एक इंसान पक गया उस शेयर में होल्ड करते करते। फिर क्या हुआ? फिर ITC ने 1 साल में ऐसा रिटर्न दिया कि फिर सबको समझ में नहीं आया कि ITC को कैसे पर लग गया। ITC का शेयर डबल हो गया। पर अब मेरा सवाल ये है कि क्या ITC एक बुरी क्वालिटी का शेयर है? तो आप बोलेंगे सर बहुत अच्छी क्वालिटी ITC की। अब अच्छे शेयर को होल्ड करने में तकलीफ कब होती है? जब वो मूवमेंट नहीं करता, रिटर्न नहीं देता है। आपको कैसे पता चलेगा कि आपका शेयर रिटर्न देगा या नहीं देगा? और अगर किसी 1 साल रिटर्न नहीं भी दिए तो क्या आप परेशान होंगे उस शेयर में? ये कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए हम CAGR निकाल लेते हैं शेयर का। CAGR आपको बताता है कि 3 साल का एवरेज रिटर्न कंपनी के शेयर में कितना मिलेगा अगर आप उसे 3 साल तक होल्ड करते हैं। ये 5 साल का भी हो सकता है, 10 साल का भी, पर मैं यहाँ पे 3 साल का सिखा रहा हूँ आपको। क्यों? क्योंकि इसके पीछे रीज़न है। ज़्यादा लंबा CAGR अगर हम लेंगे ना, तो अब बिजनेस करने का तरीका अलग हो गया, बिजनेस लोगों को डिलीवर करने का तरीका अलग हो गया। तो आज के समय में 3 साल बहुत होते हैं कंपनी के पास्ट को ट्रैक करने के लिए, ठीक है। सो इसीलिए मैं आपको 3 साल का CAGR बताऊंगा ऑन शेयर प्राइस। अब ये कैसे निकाला जाता है ये भी समझ लो, बहुत सिंपल है। तो इसके लिए ना हम 2 चीज़ लेते हैं,
सबसे पहले आज कौन सा साल चल रहा है? 2024। इसको मैं मैच्योरिटी ईयर्स कंसिडर कर लेता हूँ, ठीक है, मैच्योरिटी ईयर। और आपने 3 साल पहले इन्वेस्टमेंट किया होगा, तो इन्वेस्टमेंट ईयर कौन सा रहा होगा? तो इसे हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट ईयर, ठीक है। अब आज का आईटीसी पे ही लेते हैं। आईटीसी का आज का प्राइस कितना है? 450 लिख दूं समझने के लिए, 450 रुपये। और अब यहाँ पे हमने जब इन्वेस्टमेंट किया था आईटीसी में तो 200 रुपये का भाव था, ठीक है। अब यहाँ पर तुमने देखा कि कितना हमें रिटर्न मिल रहा है? 250 रुपये। ये 250 रुपये हो गया हमारा नेट रिटर्न। पर यहाँ पर ये रिटर्न पाने के लिए हमने कितने साल का इंतजार किया? 3 साल का। तो यहाँ पे 3 इयर्स को हम डिवाइड कर देंगे तो एवरेज कितना आया? 83.3। 83 पॉइंट कर देता हूँ राउंड ऑफ, तो 83 रुपीज़ हमको पर ईयर का प्रॉफिट मिला, करेक्ट। पर मिला कितने पर? 200 रुपए की इन्वेस्टमेंट पर। अब इसका परसेंटेज निकालेंगे हम, तब तो परसेंटेज में पता चलेगा। तो 200 रुपए का ये कितना परसेंट हुआ? 41%। तो ये 41% का CAGR आ गया इस एग्जाम्पल से। अब यहाँ हमने डिविडेंड ऐड नहीं किया, अगर डिविडेंड भी ऐड कर दोगे तो रिटर्न बढ़ जाएगा, ठीक है। अब 21% का CAGR क्या बताता है कि अगर किसी भी शेयर को आपने 3 साल तक होल्ड किया तो आपका पैसा पर ईयर 41% से ग्रो करेगा, यही तो बता रहा है। तो जिन भी कंपनीज के CAGR 20 से 25% ग्रो करते हैं वो कंपनियां अच्छी मानी जाती हैं, बैंक FD से ज़्यादा रिटर्न दे देती हैं वो, ठीक है। तो CAGR कितना होना चाहिए? कम से कम 20 से 25% का, वो कंपनियां अच्छी होती हैं। तो इसका अब अगर हम परसेंटेज में रिटर्न निकालें पर ईयर का तो कितना होगा? 83 रुपीज़ पर ईयर आ गया। और उसका अगर हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर लें उसको तो 41% का एवरेज रिटर्न हमें पर ईयर मिलेगा, ठीक है। प्रमोटर जानते हो आप कौन होता है? बताओ। प्रमोटर के पास एक बड़ी हिस्सेदारी है कंपनी की, मालिक है इनफैक्ट कंपनी का वो। प्रमोटर ना 3 एक्शन लेता है। पहला एक्शन अपनी होल्डिंग को इंक्रीज करेगा। तो अगर प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग इंक्रीज कर दी तो उसे कुछ ऐसा पता है जो आपको नहीं पता। क्यों खरीदारी कर रहा है वो? क्योंकि उसको वैल्यू नज़र आ रही है। तो जब भी प्रमोटर अपनी होल्डिंग को इंक्रीज करेगा मार्केट में इस शेयर के लिए ये पॉजिटिव एस्पेक्ट है, और अगर डिक्रीज करेगा तो ये नेगेटिव है। ध्यान रखना। क्यों बेच रहा है? क्योंकि उसे कुछ ऐसा पता है जो तुम्हें नहीं पता। या फिर वो अपनी होल्डिंग को ना प्लेज कर देगा, गिरवी रख देगा, और जल्दी नहीं छुड़ाया तो नेगेटिव है। ये 3 एस्पेक्ट प्रमोटर्स के एंड पे आप देख सकते हो, ठीक है। मैनेजमेंट एक क्रूशल रोल प्ले करता है किसी भी कंपनी का। तो तुमने देखा कि नारायण मूर्ति साहब ने जब कोर मैनेजमेंट से एक तरह से रिटायरमेंट लिया, उसके बाद इन्फोसिस का शेयर देखा आपने, बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया, जबकि कंपेयर टू TCS ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। तो मैनेजमेंट ना बहुत क्रूशल रोल प्ले करता है। तो अगर कोई भी ऐसा कंपनी में फेरबदल होता है मैनेजमेंट में जो बड़ा अच्छा जिसका ट्रैक रिकॉर्ड है, तो उस शेयर का प्राइस रॉकेट हो जाता है। तुम देखना कभी किसी कंपनी के CEO ने इस्तीफा दे दिया, शेयर का प्राइस नीचे आ जाएगा। ज्वाइन कर लिया, शेयर का प्राइस ऊपर चला जाएगा। तो मैनेजमेंट बहुत क्रूशल रोल प्ले करता है, मेरी ये बात समझना। पॉजिटिव मैनेजमेंट पॉजिटिव रिएक्शन, नेगेटिव मैनेजमेंट नेगेटिव रिएक्शन, ठीक है। और इसके बाद मार्केट कैप। देखो जो 3000 करोड़ के ऊपर की कंपनी होती है ना, वो कंपनी थोड़ी ठीक मानी जाती है, और जो कंपनियां 500,000 करोड़ की होती है ना, ये थोड़ी गैम्बलिंग वाली कंपनियां मानी जाती है। तो ऐसी कंपनी को आप कंसिडर कर सकते हो जो 3 से 5,000 करोड़ की है, जिसे इन्वेस्टमेंट करना है आपको। तो ये कंपनियां रातों रात बर्बाद नहीं होगी, आप थोड़ा ये ट्रस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट के लिए फॉर्मूला क्या है? 3000 से बड़ी जो कंपनियां होती हैं वो इन्वेस्टमेंट के लिए सही रहती हैं, ठीक है। तो ये पैरामीटर देख कर ना आप क्या कर सकते हो? अपने इन्वेस्टमेंट का चुनाव कर सकते हो। ये मैं प्रैक्टिकली आपको दिखाऊंगा। अब हम पढ़ रहे हैं कॉर्पोरेट एक्शन। तो कॉर्पोरेट एक्शन क्या होता है? जो भी चेंज आता है कंपनी में, किसी भी तरह के चेंज को हम कॉर्पोरेट एक्शन का नाम देते हैं, ठीक है। अब ये कॉर्पोरेट एक्शन कैसे शुरू होता है वो समझ लो। एक टर्म होती है यहाँ पर जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं चीज़ें समझाने के लिए, और इस टर्म का नाम है फेस वैल्यू। अब आपने देखा होगा कि शेयर्स की जो फेस वैल्यू होती है ना, वो 1 रुपये होती है, 5 रुपये होती है, 2 रुपये होती है, या 10 रुपये होती है। इस तरह की फेस वैल्यू होती है। अब ये फेस वैल्यू क्या होती है ये समझ लो। देखो, फेस वैल्यू होती है शेयर की नॉमिनल वैल्यू, ठीक है। अब ये नॉमिनल वैल्यू से क्या मतलब है हमारा? देखो, कंपनी जब फॉर्म होती है ना, जब कंपनी को बनाया जाता है, तो कंपनी की 2 तरह की कैपिटल होती है। एक होती है ऑथराइज कैपिटल और एक होती है पेड अप कैपिटल। ये ऑथराइज कैपिटल उतनी हो सकती है जितना आप टैक्स देते हो, ठीक है। आप इसे घटा बढ़ा सकते हो। अगर आप चाहते हो कि आपकी ऑथराइज कैपिटल हो 1 लाख, मिनिमम 1 लाख होती है, वो 10 लाख भी हो सकती है, और हर 10 लाख पे ना आपको एक टैक्स देना होता है। एग्जाम्पल के तौर पे हर 5000 रुपये अगर आप दोगे तो आप अपनी ऑथराइज कैपिटल बढ़ा सकते हो। पेड अप कैपिटल का मतलब है कि जो शेयर आपने बेचे हैं, ठीक है, वो
आपने जो बेचे हैं, जो पैसे कंपनी में लिए हैं उन्हें बेचकर, उसे कहते हैं पेड अप कैपिटल। आ रही बात समझ में? अब ऑथराइज कैपिटल मान लेते हैं 100 करोड़ है, तो पेड अप कैपिटल भी तो 100 करोड़ ही होगी। आप समझ पा रहे हो? पर जो मार्केट कैपिटल है वो अलग होता है, इससे कोई मतलब नहीं है। ये जो ऑथराइज कैपिटल है, पेड अप कैपिटल है, इसका मार्केट वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है। इसका लेना देना तब तक है जब तक हम इससे फेस वैल्यू का एक तरह से डिटर्मिनेशन नहीं करते हैं। तो देखो, जब कंपनी फॉर्म होती है ना, तो कंपनी की एक होती है ऑथराइज कैपिटल। ये ऑथराइज कैपिटल आप अपने हिसाब से तय कर सकते हो बेस्ड ऑन योर टैक्सेस। अगर आप ज़्यादा टैक्स भरते हो तो ये ऑथराइज कैपिटल को बढ़ा सकते हो, ठीक है। इसके बाद एक टर्म होती है जिसे हम कहते हैं पेड अप कैपिटल। अब जब आप कंपनी में शेयर बेचकर पैसा लेते हो ना, तो इससे जो कैपिटल जनरेट होती है इसको हम बोलते हैं पेड अप कैपिटल। अब यहाँ पर एक टर्म होती है जो हम यूज़ करते हैं जिसे हम कहते हैं फेस वैल्यू। अब ये फेस वैल्यू क्या है? ये कंपनी की नॉमिनल शेयर की वैल्यू है। और एक होती है मार्केट वैल्यू, जो कंपनी में आज के दिन शेयर की क्या वैल्यू है हमारी मार्केट में, उसे कहते हैं मार्केट वैल्यू। तो ये सारी टर्मिनोलॉजी एक दूसरे से अलग है। अब यहाँ पर सबसे पहले हम फेस वैल्यू को समझते हैं। तो इसके लिए हम ऑथराइज कैपिटल का यूज़ करेंगे। कैसे? मान लेते हो कि आपकी कंपनी की ऑथराइज कैपिटल है 10 करोड़। अब यहाँ पर आप तय करेंगे कि आपकी कंपनी की फेस वैल्यू कितनी होगी। कैसे? 10 करोड़ की ऑथराइज कैपिटल पे अगर मैं 10 करोड़ ही कंपनी के शेयर इशू करूं, तो पर शेयर 1 रुपए की फेस वैल्यू पे मैं इशू कर सकता हूं। अगर मुझे 10 रुपए अपने शेयर की फेस वैल्यू रखनी है, तो मैं कितने शेयर मार्केट में इशू कर पाऊंगा? 1 करोड़। आप समझ आ रहे हैं? तो ऑथराइज कैपिटल से हम फेस वैल्यू को निकालते हैं। तो अगर फेस वैल्यू को आपको ज़्यादा करना है तो आपको नंबर ऑफ शेयर्स कम करने पड़ेंगे। तो इसी तरह से जो कंपनी की फेस वैल्यू होती है वो 10 रुपये भी होती है, 5 रुपये भी होती है, 1 रुपये भी होती है, ठीक है। तो फेस वैल्यू नॉमिनल वैल्यू है और मार्केट वैल्यू रियल वैल्यू है आज के समय पे, जो मार्केट में अभी चल रही है। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि ये फेस वैल्यू इंपॉर्टेंट कैसी है, क्योंकि जितने भी कॉर्पोरेट एक्शन होते हैं ना, सब इससे रिलेटेड होते हैं। तो सबसे पहला कॉर्पोरेट एक्शन जो होता है ना, उसे हम बोलते हैं डिविडेंड। अब जैसे मैंने कुछ देर पहले तुम्हें बताया था, वो कंपनी अच्छी मानी जाती है जो 100% डिविडेंड देती है। अब ये 100% डिविडेंड कैसे निकलता है पता है? मान लेते हैं कि 10 रुपये आपको डिविडेंड मिला और कंपनी की 10 रुपये ये फेस वैल्यू, तो इसका परसेंटेज जब निकालोगे तो 100% हो गया। तो इस तरह से 100% डिविडेंड कंपनी देती है। तो कंपनी जो डिविडेंड देती है किस पर देती है? फेस वैल्यू पर देती है। इंपॉर्टेंस समझ में आ रही है? अब दूसरा कॉर्पोरेट एक्शन है जिसे हम कहते हैं बोनस शेयर। पहले तो ऐसा समझ लो कि बोनस शेयर जब कंपनी इशू करती है ना, तो कंपनी के शेयर के प्राइस पर इसका पॉजिटिव इंपैक्ट आता है, ठीक है। आ रहा समझ में? पॉजिटिव इंपैक्ट आएगा शेयर के प्राइस पर। अब जब भी कंपनी बोनस देती है तो मान लेते हैं कंपनी की फेस वैल्यू है 10 रुपये, ठीक है, और कंपनी बोनस दे रही है 1:1 का। तो इसका मतलब है कि एक शेयर अगर आप होल्ड करते हो तो कंपनी आपको कितना शेयर दे रही है? 1 शेयर और दे रही है। इसे कहते हैं बोनस शेयर। अब यहाँ पर फेस वैल्यू इतनी है और मार्केट में करंट मार्केट प्राइस क्या है कंपनी का? मान लेते हैं 500 रुपये, मान लेते हैं 500 रुपये पर शेयर, ठीक है। अब कंपनी ने आपको कितने शेयर फ्री में दिए? आपके पास कितने शेयर थे? मान लेते हैं आपके पास शेयर थे, नंबर ऑफ शेयर्स पहले आप होल्ड कर रहे थे, आप होल्ड कर रहे थे 100, ठीक है। ये होल्ड कर रहे हो आप, होल्डिंग लिख देता हूँ उसमें। तो अब आपके पास नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो जाएंगे आफ्टर बोनस? आफ्टर बोनस आपके पास शेयर हो जाएंगे 200। तो इसे बोनस बोलेंगे 1:1। पर यहाँ पर पहले प्राइस कितना था? 500 ना। तो जिस प्रोपोर्शन में शेयर बढ़ेंगे ना, उसी प्रोपोर्शन में प्राइस भी कम होगा, ठीक है। तो अब ये 200 शेयर जो हैं कितने रुपए के प्राइस से हैं? यानी अब आपके पास शेयर हो जाएंगे डबल। कितने पहले कितने थे और शेयर कितने हो गए? तो प्राइस इसी प्रोपोर्शन में रिड्यूस हो जाएगा। अब कितना हो जाएगा प्राइस? 250। इसी को बोलते हैं बोनस। आधा हो जाएगा। तुम ये मत सोचना कि 500 रुपए के अब 2 शेयर हैं तुम्हारे पास, यानी 1000 रुपए के हैं, ऐसा नहीं होगा। नहीं, स्प्लिट दूसरा होता है, अभी बताता हूँ। अब यहाँ पर तुम सोचोगे ये तो कंपनी ने हमें बेवकूफ़ बना दिया कि कंपनी ने हमारे नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ा दिए पर प्राइस तो सेम ही है, तो हमारे को कोई प्रॉफिट थोड़ी हुआ। पर मैंने शुरुआत में क्या बताया कि जब बोनस इशू होता है, न्यूज़ आती है मार्केट में, तो शेयर के प्राइस पर इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है, शेयर का प्राइस बहुत चल जाता है। पहला जो एक बेनिफिट है आपका वो ये हो गया। दूसरा बेनिफिट क्या है कि आपको डिविडेंड किस पे दिया जाता है? तो यहाँ पर जो फेस वैल्यू है आफ्टर डिविडेंड भी अनचेंज रहेगी। अनचेंज रहेगी, ध्यान रखना, नो चेंज। यानी पहले शेयर की जो फेस वैल्यू थी कितनी थी, अभी भी आफ्टर बोनस 10 ही रहेगी। तो अगली बार जब आपको डिविडेंड मिलेगा तो कितने शेयर पे मिलेगा? तो फायदा हुआ नहीं हुआ?
ज्यादा शेयर पे डिविडेंड मिलेगा, ये फायदा होता है बोनस का। आ रहा है समझ में? अब बात करते हैं स्प्लिट की। स्प्लिट का मतलब होता है टुकड़े करना शेयर के। तो यहाँ पर फेस वैल्यू है 10 रुपए और करंट मार्केट प्राइस है 500 रुपए। अब एक चीज ध्यान रखना कि कोई भी कंपनी स्प्लिट क्यों करती है ये समझ लो। देखो शेयर का जब प्राइस बहुत ज्यादा होता है तो उसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए कम कर दिया जाता है। जैसे MRF, आज MRF का एक शेयर 1.25 लाख रुपए का है, कोई इंटरेस्टेड नहीं है खरीदने में, पर अगर वो हो जाए मान लो 10,000 का तो सब इंटरेस्टेड हो जाएंगे, है ना। तो इसीलिए शेयर का प्राइस कम किया जाता है और शेयर के प्राइस को अट्रैक्टिव बनाया जाता है ताकि रिटेल पार्टिसिपेशन बढ़ जाए। तो स्प्लिट में क्या होता है ना, जब स्प्लिट होता है तो स्प्लिट हो सकता है 1:10 में, 1:5 में, 1:2 में। इसका मतलब है एक शेयर के 10 टुकड़े करना, एक शेयर के 5 टुकड़े करना, एक शेयर के 2 टुकड़े करना। तो जिस प्रोपोर्शन में स्प्लिट होता है उसी प्रोपोर्शन में फेस वैल्यू भी कम हो जाती है। मान लेते हैं 1:10 में कितना होगा, फेस वैल्यू कितनी हो गई इस केस में 1, फेस वैल्यू 1 हो गई और शेयर का प्राइस कितना हो गया 50 रुपए, ठीक है। तो शेयर का प्राइस कितना हो गया 50 रुपए हो गया इस केस में, ठीक है। इस केस में फेस वैल्यू कितनी हो गई 2 और शेयर का प्राइस कितना हो गया 100, और इस केस में फेस वैल्यू कितनी हो गई 5 और शेयर का प्राइस कितना हो गया 250। आ रहा है ना समझ में? तो इसको कहते हैं स्प्लिट। इसमें फेस वैल्यू भी उसी प्रोपोर्शन में चेंज हो जाती है। आ रही है मेरी बात समझ में अच्छे से? इसका कोई इंपैक्ट नहीं है, अब नहीं होता, पहले अच्छे शेयर्स में हुआ करता था, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं बायबैक की। बायबैक का मतलब होता है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से अपने शेयर वापस खरीद लेना, उसको कहते हैं बायबैक। तो देखो बायबैक ना नॉर्मली तब किया जाता है जब कंपनी को ऐसा लगता है कि भाई मेरे शेयर का प्राइस ज़्यादा होना चाहिए और एग्जिस्टिंग जो प्राइस है वो कम है, तो बायबैक लाया जाता है। इससे इन्वेस्टर को कॉन्फिडेंस मिलता है और बायबैक हमेशा प्रीमियम पे किया जाता है। मान ले कि शेयर का मार्केट प्राइस चल रहा है 100 रुपये और बायबैक 10% प्रीमियम पे किया जा रहा है 110 रुपये पे, तो मोमेंटम पॉजिटिव आ जाता है कई बारी और शेयर का प्राइस ऊपर चला जाता है, पर हर बारी नहीं जाता, ये ध्यान रखना, ठीक है। इसको कहते हैं बायबैक। एक और कॉर्पोरेट एक्शन होता है जिसको कहते हैं राइट इशू। अब देखो ये जो राइट इशू होता है ना, ये एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को दिया जाता है। मान लो आपने किसी भी कंपनी के 100 शेयर खरीदे और उसने आपको राइट दे दिया है 1:1 का ही, तो आप कंपनी के और 100 शेयर खरीद सकते हो जब वो राइट इशू लाया जाएगा। और इसके पीछे का रीज़न ये रहता है कि राइट इशू हमेशा डिस्काउंट पे आता है, जो मार्केट का प्राइस होता है उससे कम कीमत पे, ताकि आप अट्रैक्टिव होकर उसे और खरीद लो। मजे की बात यह है कि अगर आप राइट इशू नहीं खरीदना चाहते तो अपने राइट को आप ट्रांसफ़र भी कर सकते हो, ट्रांसफ़र कर सकते हो, सेल कर सकते हो, ठीक है। तो इसे कहते हैं राइट इशू। मेजर कॉर्पोरेट एक्शन तो यही होते हैं। परफेक्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे स्पेशल कोर्स में जिसका नाम है पावर ऑफ नंबर्स। आपने गेन थ्योरी के बारे में तो सुना ही होगा, आपने सुना होगा एलियट वेव थ्योरी के बारे में। यह दुनिया की सबसे तीसरी ऐसी बड़ी थ्योरी है जिसे हमारी टीम ने 10 सालों की कड़ी मेहनत के साथ डिकोड कर लिया है। यानी कि यह नंबर थ्योरी इतनी पावरफुल है कि इसे करने के बाद चाहे आप इन्वेस्टिंग करते हैं या आप करते हैं ट्रेडिंग, आपका जो अनुभव होने वाला है ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के दौरान वो इतना बेहतरीन होने वाला है कि आप देखेंगे कि आप मार्केट से हर रोज पैसा कमाएंगे, हर दिन पैसा कमाएंगे। ये पावर ऑफ नंबर थ्योरी इतनी बेहतरीन थ्योरी है कि इसे करने के बाद आप एक अलग अनुभव करेंगे और आपको लगेगा कि शायद इसी चीज की आपको तलाश थी। बहुत सालों की ट्रेडिंग के बाद, इन्वेस्टिंग के बाद आपको शायद ऐसे प्रोडक्ट की जरूरत थी जो मार्केट में आपको वो कॉन्फिडेंस दे पाए, जिस कॉन्फिडेंस के साथ आप रोज पैसा कमा पाए और जितना आप चाहें उतना पैसा कमा पाए। तो हमारी ये जो पावर ऑफ नंबर थ्योरी है ये आपको आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करने के लिए है। और आप देखेंगे कि इस थ्योरी को करने के बाद जो आपका कॉन्फिडेंस है, आपकी जो एक्यूरेसी है, आपकी जो क्षमताएं हैं मार्केट से पैसा कमाने की, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। और आप देखेंगे कि जो आपने आज से पहले अनुभव नहीं किया था अपनी ट्रेडिंग के दौरान या इन्वेस्टमेंट के दौरान, आप इतना बेहतर अनुभव करेंगे इस कोर्स को करने के बाद।